उम्र में होता है, याद रखना, ये फैक्चुअल पॉइंट है ना। तो अब जो है आप क्या हो चुके हो, अब उसके बाद में जो आप बुद्धि को यूज करते हो समस्या के समाधान में, जब आप 25 से 30 साल की आपकी उम्र होती है तब आप में पूर्ण परिपक्वता आप में आ जाती है, ठीक है। हर फील्ड में जो है आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का आप यूज करते हो, अपने विवेक का, तर्क वितर्क चिंतन का आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो मतलब मैच्योरिटी का लेवल बहुत अपने पीक पे होता है, यानी आप अपनी बुद्धि का अच्छे से यूज करते हो। तो एक उम्र के बाद में जो है वो बुद्धि के अंदर क्या नहीं होती, वो फ्लक्चुएशन नहीं होता, उतार चढ़ाव नहीं आते, वो लगातार कैसी बनी रहती है, एक जैसी बनी रहती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्षैतिज बुद्धि बोलते हैं। और 16 से 18 साल की उम्र के बाद में तो कैसी बुद्धि होगी, क्षैतिज बुद्धि, यानी एक इस एज के बाद में ये निरंतर एक जैसी बनी रहती है। और एक आपकी होती है उधर्व बुद्धि। उधर्व कैसा होता है, ऐसे खड़ा। उधर्व कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे कुतुब मीनार की तरह खड़ा होता है उधर्व, ठीक है। तो देखिएगा उधर्व जो आपका होता है, यानी आपकी बुद्धि जो है उसमें निरंतर क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। शेषवावस्था में इंटेलेक्चुअल जो लेवल था वो अलग था, बाल्यावस्था में अलग है, और किशोरावस्था में क्या है, वो अलग है। तो बुद्धि में सर्वाधिक परिवर्तन आते हैं, इसका संबंध कौन सी बुद्धि से है, उधर्व बुद्धि से। एक निश्चित समय के बाद में बुद्धि जो है लगभग एक जैसी बनी रहती है, वो कौन सी बुद्धि होती है, क्षैतिज बुद्धि। आई होप आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैं लिख देता हूं। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद में, एक निश्चित समय, और वो निश्चित समय क्या होता है, 16 से 18 वर्ष के बाद, एक निश्चित समय के बाद बुद्धि एक जैसी बनी रहती है। एक निश्चित समय के बाद में बुद्धि जो है एक जैसी बनी रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक जैसी बनी रहती है, इसे अपन क्या कहेंगे, क्षैतिज बुद्धि, ठीक है। यानी यहां पर फ्लक्चुएशन नहीं होता, उतार चढ़ाव नहीं आते, उधर्व बुद्धि, ठीक है ना। जन्म से लेकर किशोरा अवस्था का काल कैसे भी पूछी जा सकती है। लैंग्वेज अभी मैंने बोली थी वो भी ऐसा पूछ लिया, ऐसी लैंग्वेज भी आ सकती है। जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक की आयु में, किशोरा अवस्था तक की आयु में बुद्धि में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। बुद्धि में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा, गुड एनफ कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो है अपनी 3 वर्ष में जो है उसकी मानसिक क्षमता का विकास जितना बाकी के वर्षों में होता है, उसका आधा तो कितने वर्षों में हो जाता, 3 सालों में ही। तो जब बच्चा एक इन्फेंट होता है तब उसकी सीखने की गति बहुत तेज होती है। फिर बाल्यावस्था में उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर किशोरावस्था में पूर्ण विकास होता है 16 से 18 वर्ष में, तो वापस फिर क्या आ जाती है, तेजी। तो यहां पर ये बुद्धि क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। यानी जब बुद्धि हमेशा एक जैसी बनी रहती है तब वो क्षैतिज है। जब बुद्धि में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते, बुद्धि एक जैसी नहीं बनी रहती है, तब वो कैसी होती है, उधर्व बुद्धि होती है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक परिवर्तन आने का संबंध कैसा है, उधर्व बुद्धि, और एक जैसी बनी रहती है, इसका मतलब क्या होता है, क्षैतिज बुद्धि, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सत्य कथन या असत्य कथन में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपन आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हट जाता हूं, सॉरी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो प्रबल रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अपन आगे, देखिएगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स बुद्धि की परिभाषाओं की। किसकी बात करेंगे अपन, बुद्धि की परिभाषाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करें यदि बुद्धि की परिभाषाओं की, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक नाम आता है आपके, बकिंघम, है ना। बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। तो देखो ये नाम क्या आया है, बकिंघम। बकिंघम बकिंघम क्या कहता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है, ठीक है। बुद्धि सीखने की योग्यता है,
ठीक है, एबिलिटी टू लर्न। तो इसका याद करने का तरीका क्या है? अपन कहते हैं ना बकना, ज्यादा बकबक मत कर, यानी ज्यादा बोल मत, कि बक मत, सीख ले। याद रखना बकिंगम, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, देखो थोड़ा कोरिलेट करने से क्या चीजें याद हो जाती है। आपको कोई अलग तरीका आ रहा तो आप वैसे याद कर लेना, इससे आपको जरूर याद होगा। बकिंगम क्या कह रहा है? बकिंगम मतलब बक मत, क्या कर ले? सीख ले। सीख ले यानी बुद्धि किसकी योग्यता हो गई? सीखने की योग्यता। बक मतलब बकिंगम, सीख ले मतलब सीखने की योग्यता, बक मत मतलब बकिंगम। बात आई क्या समझ में? तो बकिंगम बक मत सीख ले, इतना याद रख लो, ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बात खत्म। इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा टर्मन। टर्मन जो है, इस शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डेवलप द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो बुद्धि जो है वो क्या होती है आपके? बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। जस्ट अ सेकेंड। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आप यहां पर कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता किस प्रकार है? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। तो टर्मन में कितने वर्ण आ रहे हैं? 3। अमूर्त में कितने वर्ण आ रहे हैं? 3। टर्मन अमूर्त, टर्मन अमूर्त, इतना याद रखना है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, इतना याद करने की जरूरत ही नहीं। अमूर्त बुद्धि को एम्फेसाइज किसने किया? आपके टर्मन ने किया था। फिर आपके एक नाम आता बर्ट। क्या नाम आता? बर्ट। देखिएगा यहां पर बर्ट कहते हैं कि बुद्धि तर्क करने की योग्यता। बुद्धि जो है वो क्या है? तर्क करने की योग्यता है। लिख देता हूं मैं, बुद्धि तर्क करने की योग्यता है। बुद्धि तर्क करने की योग्यता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो बर्ट कितने वर्ण? 2। तर्क कितने वर्ण? 2। बर्ट के ऊपर भी क्या आ रहा है? रे आ रहा है। तर्क के ऊपर भी क्या आ रहा है? रे आ रहा है। देखो केवल इतना ही याद करने को क्यों कह रहा हूं, हर परिभाषा के अंदर आप कोई ऐसा कीवर्ड पकड़िए जो किसी दूसरी परिभाषा में कॉमन ना हो, और उस कीवर्ड को किससे जोड़ दीजिए? उस मनोवैज्ञानिक के नाम से जोड़िए। तो आपको ये याद करना ही नहीं है बुद्धि तर्क करने की योग्यता, बुद्धि तर्क करने की योग्यता बार बार बोलना ही नहीं है। बर्ट तर्क, बर्ट तर्क, टर्मन अमूर्त, टर्मन अमूर्त, बकिंगम बक मत सीख ले। याद हो गया ना? कहां टेंशन है, ठीक है। तो बर्ट में आपको क्या याद रखना है? तर्क। तो बुद्धि क्या है? तर्क करने की योग्यता है। तो जो मैंने यहां पर जो है आपकी क्या किया है, अंडरलाइन जो किए हुए हैं वो कीवर्ड जो है आप यहां पर अच्छे से याद कर लो, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो। जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हुई है, जो आपके कीवर्ड है, उनको जो है आप यहां पर ढंग से देख लो। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते अपन आगे, अभी और है आपके परिभाषाएं बाकी है। देखिएगा आगे बढ़ते अपन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है बुद्धि की, वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। आपने एक नाम सुना होगा अल्फ्रेड बिने। क्या नाम आ रहा स्टूडेंट्स? अल्फ्रेड बिने। ये बुद्धि के टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण नाम है। तो इनकी परिभाषा मुश्किल से 1 या 2 एग्जाम में आई हुई है। फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड में भी 30 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में अलग साइकोलॉजी आती है। यदि बुद्धि वाले टॉपिक से कोई परिभाषा देनी हो तो सबसे महत्वपूर्ण किसकी बनती है? अल्फ्रेड बिने की। क्यों? आप देखिएगा बहुत अलग है ये, हर जगह हर बुक में आपको मिलती नहीं है, और परिभाषा भी डिफरेंट है काफी, जो बुद्धि को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित होती है। यानी इन्होंने बुद्धि के कितने शब्द बताए? 4 शब्द बताए, ठीक है। वो कौन से हैं एक बार देखो, मैं लिखता हूं, फिर याद कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, बुद्धि इन 4 शब्दों में
इन 4 शब्दों में निहित है। और वो 4 शब्द कौन हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा आलोचना। बात आई क्या समझ में? तो देखो, आपको केवल इतना याद रखना है कि अल्फ्रेड बिने जो है वो क्या गाते हैं? ये गाना गाते हैं। ये क्या गाते हैं स्टूडेंट्स? गाना गाते हैं। गाना गाने का शौक तो सभी को होता है ना? हिमेश रेशमिया का सुना होगा आपने, ठीक है? तो देखो, अल्फ्रेड बिने जो है वो क्या गाते हैं स्टूडेंट्स? गाना गाते हैं। गाना गाने का मतलब क्या हुआ? जी का मतलब यहां पर क्या हुआ? ज्ञान, नॉलेज। ए का मतलब यहां पर क्या हुआ? आविष्कार। ए का मतलब क्या हुआ यहां पर? आविष्कार। एन का मतलब यहां पर क्या हुआ? निर्देश। एन का मतलब क्या हुआ? निर्देश। और इस ए का मतलब यहां पर क्या हुआ? आलोचना। इस ए का मतलब क्या हुआ? आलोचना। ठीक है? तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको यह पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अल्फ्रेड बिने क्या करता था? गाना गाता था। अल्फ्रेड बिने क्या गाता था? गाना गाता था। यानी ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। और इन 2 ए का मतलब अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपने क्रो एंड क्रो की परिभाषा पढ़ी होगी। वो आग लगाने की बात करता था। आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन। तो उन 2 ए का मतलब अलग है, इन 2 ए का मतलब अलग है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि अल्फ्रेड बिने ने किस तत्व को बुद्धि में शामिल नहीं किया है, तो एक चीज वो क्रो एंड क्रो वाली मिक्सअप कर दी, ए वाली। तो ध्यान रखना, आविष्कार और आलोचना आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। मैंने वेरी इंपॉर्टेंट किया है। अल्फ्रेड बिने गाना गाता था। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बुद्धि इन्हीं 4 शब्दों में निहित है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते अपन। देखना, आपके एक नाम आता है। क्या नाम आता है? देखिएगा, मन। क्या नाम आता है? रोस की परिभाषा पढ़ते हैं। किसकी परिभाषा पढ़ते हैं? रोस की। रोस कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही जो है वो क्या कहलाता? बुद्धि। नवीन परिस्थितियां आपके सामने, देयर आर न्यू सिचुएशंस। जब आपके सामने नई परिस्थितियां आती है तो व्यक्ति वहां पर जो है कई बार वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाता है, ठीक है ना? तो यदि आप नवीन परिस्थितियों के साथ आप क्या कर लेते हो? चेतन अनुकूलन आप कर लेते हो, तो यही आपके क्या? बुद्धि है। यानी यदि आप में समायोजन का गुण है, इसका मतलब आप बुद्धिमान हो। आप परिस्थितियों के साथ आप तालमेल नहीं बिठा पाते, आप समायोजित नहीं हो पाते हो, इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं हो, ठीक है ना? तो रोस क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही क्या है? बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन जो है वही क्या है? आपके बुद्धि है। ठीक है स्टूडेंट्स? एक आपके नाम आता है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग सभी प्रकार के मानसिक व्यवसाय में किया जाता है। स्पीयरमैन क्या कहते हैं? बुद्धि का प्रयोग सभी प्रकार के मानसिक व्यवसाय में किया जाता है। यानी ऐसा कोई भी फील्ड अछूता नहीं है जहां पर आप अपनी इंटेलिजेंस, जहां आप अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है आप नहीं करते। मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये वही स्पीयरमैन है जिन्होंने बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था और त्रितत्व सिद्धांत दिया था। नाम क्या आ रहा है? स्पीयरमैन। क्या कह रहे हैं स्पीयरमैन? देखिएगा कि बुद्धि का प्रयोग सभी प्रकार के मानसिक व्यवसाय में किया जाता है। सभी प्रकार के मानसिक व्यवसाय में किया जाता है। यहां पर मानसिक व्यवसाय का मतलब क्या है वो आप अच्छे से समझना। सभी प्रकार के मानसिक व्यवसाय में किया जाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर इसका मीन्स क्या है आप अच्छे से समझना। कीवर्ड आपको केवल इतना याद रखना है, मानसिक व्यवसाय। इससे ज्यादा जो है आपको याद करने की यहां पर जरूरत नहीं है। नाम क्या आ रहा है? स्पीयरमैन। ये मैन है ना?
आपको एम और एम याद रखना है। आपको क्या याद रखना? एम और एम। स्पीयर मैन, ये मैन किसका है? स्पीयर मैन का मैन है। और ये देखो, ये एम क्या हो गया? मैन। मैन यानी स्पीयर मैन। इस दूसरे एम का मतलब क्या हो गया? मानसिक व्यवसाय। क्या मतलब हो गया? मानसिक व्यवसाय। यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर आप अपनी इंटेलिजेंस, जहां आप अपनी बुद्धि का आप यूज नहीं करते। हर क्षेत्र में जो है आपको अपने इंटेलेक्चुअल लेवल का, आपके इंटेलिजेंट कोशेंट, आपके आईक्यू, आपकी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो बुद्धि का प्रयोग सभी समस्त मानसिक व्यवसाय में किया जाता है, सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसा किसने कहा? स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन मतलब एम एम। एम मतलब मानसिक व्यवसाय में यूज। दूसरे एम का मतलब क्या हो गया? मैन यानी स्पीयरमैन। इतना यदि आपने कोरिलेट कर लिया, इतनी सी चीज यदि आपको याद है, अभी 2 लाइनें और है स्पीयरमैन की परिभाषा में। यदि आपको मानसिक व्यवसाय कौन करता? मैन करता। मैन यानी स्पीयरमैन करता है। बात खत्म। आपको पूरी परिभाषा जो है एज इट इज याद है, आपका क्वेश्चन कभी भी यहां पर गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपना अगला जो पॉइंट ले रहे हैं वो है आपके बुद्धि की विशेषताएं। अगला पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? बुद्धि की विशेषताएं। देखिएगा, बुद्धि की विशेषताएं। कौन कौन सी बुद्धि की विशेषताएं? सबसे पहली बात मैंने बताया था, बुद्धि किसी व्यक्ति की जन्मजात योग्यता होती है। तो बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित नहीं होती है। बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बुद्धि क्या होती है? किसी व्यक्ति की जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है। लेकिन क्या बुद्धि के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बुद्धि वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। मान लो मैं कोई लड़का हूं, मेरा आईक्यू जो है 130 है, ठीक है, लेकिन मेरी संगत अच्छी नहीं है, मैं बुरी संगत के प्रभाव में आ गया हूं, तो मैं मेरे आईक्यू का यूज जो है वहां प्रॉपर वे में नहीं करके मेरा डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वो नकारात्मक परिणाम वहां पर आएंगे। तो आईक्यू अच्छा होने के साथ साथ आपका वातावरण भी यदि अच्छा है, आपकी संगत अच्छी है, अच्छे लोगों के साथ आपकी उठ बैठ है, तब आप एक प्रॉपर वे में जो है आप जा पाओगे। ठीक है, तो लिख देता हूं, बुद्धि वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है। बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है। फिर अपन ने पढ़ा था, बुद्धि क्या है? एक अमूर्त चिंतन है। ठीक है, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, टर्मन का अपन ने पढ़ा था। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने बर्ड की परिभाषा पढ़ी थी कि बुद्धि तर्क करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? तर्क करने की योग्यता है। ठीक है, फिर बुद्धि में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति, ये बुद्धि के ही तत्व होते हैं। लिख देता हूं, इसमें तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति, तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति बुद्धि के ही तत्व हैं। किसके तत्व हैं? बुद्धि के ही तत्व हैं। ये कोई अलग से चीजें नहीं है, ये बुद्धि के ही एलिमेंट्स हैं। ओके गाइस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा था कि बुद्धि का अधिकतम विकास 16 से 18 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास 16 से 18 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस 16 से 18 वर्ष का जो संबंध है वो किससे होगा? क्षैतिज बुद्धि से, है ना। 16 से 18 वर्ष की आयु तक हो जाता है, आयु तक हो जाता है। यानी इसके बाद में जो है व्यक्ति की बुद्धि फ्लक्चुएट नहीं होती है, लगभग एक जैसी जो है वो बनी रहती है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, तो बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता। बुद्धि सीखने की योग्यता। आप का आईक्यू जितना अधिक होगा, आप उतना जल्दी सीखेंगे, उतना अच्छा आप वहां पर सीख पाएंगे। तो बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। यदि आप बुद्धिमान हो तो आप में समायोजन करने का गुण पाया जाता, तो बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। ठीक है,
बुद्धि समायोजन करने में सहायक होती है। एडजस्टमेंट करने में बुद्धि समायोजन करने में सहायक होती है। समायोजन बुद्धिमान व्यक्ति ही जो है वो समायोजन कर सकता है, ठीक है। जिनमें बुद्धि कम होती है वो बहुत नॉर्मल परिस्थितियों से क्या हो जाते हैं, विचलित जो है वहां पर हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी जो पॉइंट्स थे वो किसकी विशेषताएं थी, बुद्धि की विशेषताएं। अब अपन क्या करते हैं, एक सरफेसली रिवीजन जो है अपन ने जो चीज पढ़ी है उसका अपन यहां पर कर लेते हैं, देखिएगा। ओके, एक और चीज जो है अपन इस टॉपिक के साथ पढ़ लेते हैं। अपन ने बुद्धि का इतिहास नहीं पढ़ा है, तो अपन बुद्धि के इतिहास की भी अपन यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का इतिहास, बुद्धि का इतिहास। देखिएगा स्टूडेंट्स, बुद्धि के इतिहास की यदि अपन बात करें कि भाई इंटेलिजेंस के सेक्टर में जो है क्या क्या खोजें यहां पर हुई है, वो बात अपन यहां पर करने जा रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बुद्धि के इतिहास की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले एक वर्ड आता है मानसिक क्षमता। क्या वर्ड आता है, मानसिक क्षमता। तो मानसिक क्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, आपके किसके द्वारा किया गया, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1885, कि भाई आपकी मेंटल एबिलिटी कितना, आपका मेंटल लेवल कितना है। तो इस मानसिक स्वास्थ्य जो क्या बोलते हैं, सॉरी, मेंटल एबिलिटी जो है, मानसिक क्षमता जो है, इस वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। लिख देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना यहां पर रहेगी। मानसिक क्षमता शब्द का, मानसिक क्षमता शब्द का, मानसिक क्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मानसिक क्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। फ्रांसिस गाल्टन द्वारा कब किया गया, 1885 में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, इसको किसी भी एंगल से घुमा फिरा के कैसे भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। क्वेश्चन क्या आएगा, मानसिक क्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। कब किया गया, 1885 में किया गया। डेट, नाम और ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपने एक नाम सुना होगा, कैटल। कैटल ने एक बुक लिखी थी। अब मानसिक क्षमता का अपन क्या करेंगे, मापन करेंगे। क्या करेंगे, मापन करेंगे, ठीक है ना। तो एक बुक लिखी गई थी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये बुक किसकी थी, आपके कैटल की बुक थी। लिख देता हूं मैं, बुक है, बहुत बार आ चुका है, अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाते, गलती नहीं होनी चाहिए। बुक का मैं नाम लिख रहा हूं, मेंटल टेस्ट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। मेंटल टेस्ट यानी मानसिक परीक्षण तथा उसका मापन। हिंदी नाम क्या है, मानसिक परीक्षण तथा उसका मापन। किसकी बुक है, कैटल की। यह भी पूछा जा सकता है कि मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कैटल ने किया था, ठीक है। तो ये जो बुक है स्टूडेंट्स, ये बुक किसकी है, कैटल की बुक है। किसकी बुक है ये, कैटल की। जस्ट अ सेकेंड, ये बुक किसकी है, कैटल। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जो है कैटल ने ये बुक लिखी थी, ठीक है। तो ये बुक किसकी है, कैटल की बुक है। वर्ड क्या आता है, मानसिक परीक्षण। मेंटल टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, मानसिक परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसिक परीक्षण। भाई आपकी मानसिक क्षमता कितनी है उसका पता कब चलेगा, जब आपका मेंटल टेस्ट किया जाएगा। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो है मेंटल लेवल कितना है, जब क्या किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो मानसिक क्षमता तो फ्रांसिस गाल्टन। अब मानसिक क्षमता का परीक्षण करेंगे तो मानसिक परीक्षण शब्द सबसे पहले किसने यूज किया, कैटल ने। तो मानसिक परीक्षण शब्द का, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
किसके द्वारा किया गया? केटल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? केटल द्वारा किया गया। याद रखना, एक एक चीज जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, फ्रांसिस गाल्टन मानसिक परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया गया? केटल के द्वारा। कहां पर? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। केटल ने एक बुक भी लिखी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण तथा उसका मापन। हिंदी नाम लिख देता हूं लेकिन याद मत करना क्योंकि इंग्लिश में ही पूछी जाती है बुक्स, ठीक है। मानसिक परीक्षण तथा उसका मापन, मानसिक परीक्षण तथा उसका मापन, ओके गाइस, तथा उसका मापन। बढ़ते हैं अपन आगे। आगे देखिएगा, फिर आपके बात आती है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो वहां पर आपके नाम आता अल्फ्रेड बिने। सबको पता, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले मेंटल एज, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो है फैक्ट है लेकिन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि लोगों को मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यह दिया था स्टर्न ने, और मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 किसने दिया था? टर्मन ने। तो यहां पर जो है लोगों का ध्यान स्टर्न और टर्मन में चला जाता है, जबकि क्वेश्चन पूछा जाता मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? अल्फ्रेड बिने ने। कब डिफाइन किया था? 1908 में। चारों फैक्ट लिख रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वो भी बताऊंगा, देखिएगा। पहला बुद्धि परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने। किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने। कब किया गया? 1905। दोनों ही क्वेश्चन, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ी जगह यहां पर कम है। पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। कब किया गया? 1905 में। तो क्वेश्चन आ गया, पहला बुद्धि परीक्षण कब किया गया? 1905 में। किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। दूसरी जो चीज लिख रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसिक आयु, मेंटल एज, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। मेंटल एज, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, क्योंकि ये नाम आती है आपके दिमाग में स्टर्न और टर्मन आएंगे, जबकि वो इसका आंसर नहीं है। बहुत अच्छे से आप दिमाग में बिठा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट किया है तो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा यहां से बनेगी। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बिने द्वारा, यही बिने है, बार बार पूरा नाम लिख रहे हैं, चलो लिख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने द्वारा कब किया गया? 1908 में किया गया। कब किया गया? 1908 में किया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिने द्वारा। कब किया गया? 1908। दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप सभी को पता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, यह बात किसके द्वारा बताई गई? 1912 में। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। बता चुका हूं, सारी चीजें मैंने बोली है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, इंटू 100 नहीं जोड़ा, इंटू 100 कौन जोड़ेगा? टर्मन। ये किसकी बात करें अपन? आईक्यू की बात करें तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? स्टर्न दे रहा है। आईक्यू के संप्रति का विकास कौन कर रहा है? टर्मन। क्यों? क्योंकि वो क्या जोड़ेगा? इंटू 100, क्योंकि बिना इंटू 100 के जो है प्रॉपर कैलकुलेशन वहां पर नहीं आएगी। तो देख लेना स्टूडेंट्स, मानसिक आयु बटा, ये देख लो मैं लिख देता हूं, एम ए, यहां पर क्या है? मेंटल एज है, साइड में लिख देते हैं एम ए। एम ए का मतलब क्या है यहां पर? मेंटल एज, ताकि आपको इंग्लिश में भी पता रहे ना, ठीक है। और सी ए का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक आयु। लिख दिया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु 1912 स्टर्न। फिर देखो एम ए बटा सी ए इंटू 100, ये बात किसके द्वारा कही गई? आपके टर्मन के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? ये किसका फॉर्मूला है? ये आईक्यू का फॉर्मूला है। आईक्यू सूत्र लिख देता हूं। ये क्या है स्टूडेंट्स? देखिएगा, आईक्यू का सूत्र, आईक्यू सूत्र, आईक्यू फॉर्मूला,
ठीक है, तो IQ का फॉर्मूला क्या, MA/CA इंटू 100 किसने दिया, टर्मन ने दिया। कब दिया, 1916 में। याद रखना, केवल मानसिक आयु शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड बिने 1908। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु किसके द्वारा, स्टर्न। तो मेन काम किसका, स्टर्न का है। टर्मन केवल क्या कर रहे हैं, इंटू 100 जोड़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला तो इंटू 100 के बिना अधूरा है। तो MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 जो है वो किसके द्वारा दिया गया, आपके टर्मन के द्वारा यहां पर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन है इनको एक स्लाइड के माध्यम से जो है कर लेते हैं, देखिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वो सारी चीजें हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, इनका रिवीजन अपन यहां पर कर रहे हैं। देखिएगा, बुद्धि, सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। कब, 1885 में। और इन्होंने बुद्धि का जो शब्द प्रयोग किया था वो क्या था, मानसिक क्षमता। क्या था, मानसिक क्षमता। ठीक है, तो या तो ऐसे पूछ लेंगे या फिर ऐसे पूछ लेंगे। फिर देखो अगली बात आती है 1890। ये 1885 था, इसके 5 साल बाद 1885 में नाम क्या था, केटल। मैंने बताया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बुक कौन सी लिखी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, और कौन सा शब्द दिया, मानसिक परीक्षण। ये भी कब दिया, 1890 में। ठीक है, 1905 पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। और इसके साथ एक और व्यक्ति कौन था, बिने साइमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, देखिएगा। देखो, अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 बताया था, इंपॉर्टेंट है। 1912 में स्टर्न के साथ कौन था, कुहलमान था। इन्होंने बुद्धि लब्धि का क्या दिया, सूत्र दिया। वो सूत्र क्या था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बताया था, MA/CA। टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का क्या किया गया, संशोधित सूत्र दिया गया, और वो क्या था, MA/CA इंटू 100 बताया था ना, MA/CA इंटू 100। और ये इन्होंने कब दिया था, टर्मन ने दिया था। कब दिया था, 1916 में। पढ़ चुके हैं अपन। आगे बढ़िएगा, बुद्धि की परिभाषाएं बकिंगम पढ़ा था, सीखने की योग्यता। टर्मन अमूर्त चिंतन की योग्यता। रोस ने क्या कहा, नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन। मन की भी परिभाषा, मन क्या कहता है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता। ये वर्ड है नमनीयता, याद रखना, नमनीयता। नमनीयता का मतलब आता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपके सामने जब नवीन परिस्थितियां आती, जब आप उनको फेस करते हो, झेलते हो, तो इसके दौरान आपके माइंड की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि हाँ यार विकट परिस्थितियां आ गई, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती है, उनके अंदर चेंजेस आते रहते हो। माइंड को क्या रखना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। ये बात कौन कहता है, आपके मन कहता है, देख लेना। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बुद्धि की विशेषताएं पढ़ा था। बुद्धि कैसी शक्ति है, जन्मजात शक्ति है। बुद्धि कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, विकासशील होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो अपन ने पढ़ा ना, क्षैतिज बुद्धि एक समय के बाद में एक जैसी बनी रहती है, जबकि वर्टिकल बुद्धि जो होती है वो समय के साथ साथ क्या रहती है, बदलती रहती है, उसका विकास होता रहता है। आप शेषवावस्था में थे, आप की सीखने की गति तेज थी, लेकिन बुद्धि का विकास इतना थोड़ी था। अब आप में मैच्योरिटी आने लग गई है। बाल्यावस्था में आपका जो है सीखने का जो है वो तरीका अलग होगा। जब आप एडोलेसेंट स्टेज में आओगे, आप किशोरावस्था में आओगे, आपकी बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका है, तो वहां पर जो है बुद्धि क्या होती है, विकासशील होती है। ये कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। क्यों, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है, कुछ न कुछ नवीन परिस्थितियां आपके लाइफ में आती रहती है। उनके साथ आप कैसे डील करते हो, कैसे अपनी बुद्धि को अप्लाई करते हो, किस प्रकार से अपने विवेक का आप प्रयोग कर पाते हो। तो बुद्धि कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। IQ आपका फिक्स रहेगा, लेकिन बुद्धि यानी बुद्धि को परिस्थितियों में यूज करना, तो वो परिस्थिति कैसी रहेगी, विकासशील रहेगी, परिवर्तनशील रहेगी, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस जो है आती है। देन देखिएगा, बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। वंशानुक्रम क्योंकि जन्मजात होती है, वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है, बताया था। मुख्य प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का। क्यों, क्योंकि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात। ये पॉइंट देख लेना, अच्छा पॉइंट है, बताया था मैंने। भाई आपको कितना भी अच्छा वातावरण क्यों ना दे लो, यदि आपका IQ लेवल ही आपका कमजोर है, आप जड़ बुद्धि हो, आप मंद बुद्धि हो, तो कितना भी अच्छा वातावरण देके भी आपका कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप उतना ही कर पाओगे जितना आपका IQ लेवल है। तो प्रभावित तो दोनों के द्वारा होती है, लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, वंशानुक्रम का। क्यों, क्योंकि बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। फिर देखो,
देखो वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है ना, यानी कम प्रभाव है। लिंग भेद वे जाति भेद बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एक बार एक क्वेश्चन आया कि यदि कोई ये लड़का ये सोचता है कि वो ज्यादा बुद्धिमान है या कोई लड़की ये सोचती है कि वो ज्यादा बुद्धिमान है, तो लिंग जो है उसका लड़का या लड़की होना बुद्धि को प्रभावित नहीं करता। इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है। यदि कोई ऐसा सोचता है कि कोई लड़का या लड़की ऐसी सोचती है कि लड़कियां ज्यादा बुद्धिमान है या लड़के ज्यादा बुद्धिमान है, तो ये मात्र लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान, निर्देश, आविष्कार, आलोचना, तर्क, चिंतन, मनन, कल्पना शक्ति का यूज करना, समस्या का क्या कर लेना, समाधान कर लेना। तो ये सारी चीजें जो है बुद्धि के अंदर आती है। तो एक इकाई नहीं होकर बुद्धि क्या है, बहुत सारी इकाइयों का क्या यहां पर समूह है। आगे बढ़ते देखिएगा, उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, अभी बोला था, मैंने लिखा भी था, वो सारी बातें आ गई। ये किसकी योग्यता है? बुद्धि है। वातावरण के साथ समायोजन करना बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करना बुद्धि है। लंबवत बुद्धि, जिसको अपन उधर्व बुद्धि बोलते हैं, मैंने बताया था, वर्टिकल ग्रोथ। देखो इसको लंबवत बुद्धि भी कहते हैं, इसलिए बेटर क्या इंग्लिश टर्म याद कर लो। लंबवत बुद्धि जो होती है वो 16 से 18 वर्ष तक परिपक्व होती है, जबकि क्षैतिजीय बुद्धि बताया था ना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, वो एक समय के बाद में लगातार एक जैसी रहती है। ठीक है ना, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबवत को क्या बोलते हैं? उधर्व, वर्टिकल। क्षैतिज को अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। दोनों बताए थे। हॉरिजॉन्टल 16 से 18 वर्ष के बाद एक जैसी बनी रहेगी। लंबवत बुद्धि जो है 16 से 18 तक सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, सबसे ज्यादा जो है परिवर्तन यहां पर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के अंतर्गत जो है हमने बुद्धि का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं तथा बुद्धि के इतिहास को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।